नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है टाटा सिएरा 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन प्योर वेरिएंट में। बेसिकली वो वेरिएंट, वो इंजन जो कि सबसे ज़्यादा बिकना चाहिए, इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकता है। यानी कि जो भी बाकी गाड़ियां हैं, ग्रैंड विटारा, चाहे किया सेल्टोस, चाहे उनकी जो भी सिस्टर कार्स हो, चाहे और कोई गाड़ियां एलिवेट वगैरह, सबसे ज़्यादा जो इंजन डिमांड में रहा है वो 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल रहा है। ये टाटा सिएरा का वो इंजन है और ये मैं तब से चलाना चाह रहा था जब से एक्चुअल में दिसंबर में हमने मीडिया ड्राइव में गाड़ियाँ चलाई थी। बिकॉज तब मुझे लगने लगा था भाई चलाने लायक तो यही चीज़ होगी, देखने लायक कि पावर इतनी कम लग रही है ऑन पेपर, गाड़ी भारी है, क्या सच में ये काम का है या नहीं है, उसकी बात करेंगे। थोड़ी सी बात इस वेरिएंट की भी करूँगा, प्योर वेरिएंट की, बिकॉज ये क्यों मैं लॉजिकल बता रहा हूँ उसकी बात भी करेंगे, और क्या ये एक्चुअल में उतना काम का है या नहीं है उसकी भी बात करेंगे। चलिए, जब टाटा सिएरा लॉन्च हुई थी, टाटा मोटर्स ने तब ही ये क्लियर कर दिया था कि वो सिएरा को सस्ता नहीं रखना चाहते। ये एक बड़ी कार है कंपटीशन के मुकाबले और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ऑन रोड 15 लाख का जो सेगमेंट है, यहाँ सिएरा के ही मुकाबले की कुछ कार्स हैं जो कि अच्छे से लोडेड आती हैं और कुछ एरियाज़ को छोड़ दो तो बाकी हर मामलों में स्पेक्स के हिसाब से सुपीरियर भी लगती है। और कंसिडरिंग द फैक्ट दैट टाटा मोटर्स यूजुअली लोअर वेरिएंट्स और मिड वेरिएंट्स की सेल ज़्यादा करता है, सिएरा के इस 1.5 लीटर नॉन टर्बो प्योर वेरिएंट का रियल लाइफ में अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी है। लेट्स टॉक गुड थिंग्स बैड थिंग्स फर्स्ट और उसके बाद में ड्राइव करेंगे। ओके, वीडियो प्रॉपर्ली शुरू करूं, प्रोज एंड कॉन्स बताऊं उससे पहले एक चीज़ बताता हूं। ये गाड़ी जो है इसमें कुछ एक्सेसरी लगी हुई है जो कि मैं आपको एक बार थोड़ी थोड़ी वॉक थ्रू करके दिखाता हूं कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। सबसे पहले अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, तो ये अलॉय व्हील्स जो हैं ये स्टॉक नहीं है। ये इस गाड़ी के साथ में अलॉय व्हील नहीं आते हैं, नॉर्मल स्टील रिम्स आते हैं, वो यहाँ पे चेंज हुए हुए हैं। और उसके बाद में इस गाड़ी में कुछ एक्सेसरी डीलर ने लगा के दे दी है, कुछ एक्सेसरी जैसे कि यहाँ पे पेंट हुआ हुआ है, ऊपर भी थोड़ा सा पेंट हुआ हुआ है, वो कस्टमर ने कर लिया है। और हमेशा हम लोग जब लोअर वेरिएंट्स चलाते हैं तो ये कंसर्न रहता है। इनफैक्ट यहाँ पे बुल बार भी लगा हुआ है। आई डू नॉट रिकमेंड बुल बार। एक बार ज़िंदगी में जो है मेरी गाड़ी में भी रहा है, बट आई डू नॉट रिकमेंड। इसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, वो कभी और समझाऊंगा आपको। बट जब भी कोई लोअर वेरिएंट चलाते हैं हम कंपनी से आमतौर पे इसलिए मांगते हैं क्योंकि ओनर्स जो हैं वो अपने हिसाब से कुछ कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, फिर एक्चुअल गाड़ी जो है उसको समझने में, उसको टेस्ट करने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि यहाँ पे जो किया हुआ है उसमें ऐसा कोई मेजर कंसर्न नहीं है, सिर्फ टायर और उससे रिलेटेड एक नॉइज़ का इशू जो है मुझे लग रहा है, जो मैंने इस वीडियो में जो मैं बताऊँगा नहीं आपको, क्योंकि वो गेज नहीं कर सकता। वो गाड़ी का इशू है, टायर का है, वो टेस्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। एनीवे, फिलहाल ये कौन नहीं है, ये एक चीज़ है जो क्वेश्चन है जो मुझे बताना था आपको। अब हम प्रो से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इस गाड़ी के साथ में पॉजिटिव में लैंड करती है वो है स्पेस। यहाँ पे बढ़िया स्पेस है। ये सीट काफ़ी पीछे की हुई है, उसके बावजूद बहुत बढ़िया स्पेस है। इन्होंने ये सीट कवर लगवाए हुए हैं, उसके बावजूद मेरे को फील आ रहा है कि अच्छी है। यहाँ पे इनफैक्ट आपको रियर में ये कर्टन जो है वो भी देखने को मिलता है, और ये थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक कुछ लोगों को लग सकता है, बट ओवरऑल स्पेस में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा था ये सपोर्ट है, अगर आपकी हाइट बड़ी होगी तो भी इशू नहीं होगा। इनफैक्ट आई विल वॉक एंड आई विल शो यू वेरी बिग बूट स्पेस। इस गाड़ी की यूएसपी यही है। ऑन पेपर भले ही उतनी बड़ी ना लगे, रेनो डस्टर जो है वो इससे ज़्यादा लंबी लगने लग जाएगी आपको, बट यहाँ पे देखो बूट स्पेस जो है वो भी बढ़िया अच्छा खासा है। पार्शल स्टेप अगर आप हटाओगे तो भी थोड़ा सा और सामान रख सकते हो ऊपर। ऑल द वे यहाँ तक लोड मत किया करो क्योंकि फिर जो है हिंड्रेंस आ जाती है, IRV में दिखता नहीं है। बट ओवरऑल बूट और जो स्पेस है वो काफ़ी बढ़िया है और इस गाड़ी के लिए एक अच्छा पॉजिटिव है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पेपर में शायद उतनी बड़ी ना लगे, बिकॉज ये वाला जो एरिया है पीछे का, इसकी बॉक्सीनेस और इसका ओवरऑल विड्थ जो है वो अच्छा रूम क्रिएट करता है। उसके बाद में दूसरी चीज़ जो है वो वेरिएंट स्पेसिफिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये कि 13 लाख रुपए में एक्स शोरूम। दिस इज एक्चुअली गुड वेरिएंट। मतलब अगर देखो ठीक ठाक फीचर लोडेड है। यहाँ पे आपके पास में जो है LED लाइट मिल जाती है चारों तरफ आपको। यहाँ पे थोड़ी सी अजीब सी स्क्रीन मिलती है, बट ये वाली अच्छी स्क्रीन मिल जाती है जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड टोटल का मिलता है। 8 ट्विटर स्पीकर सेटअप जो है वो भी आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है आपके पास में। ये AC कंट्रोल जो है टच वाले हैं, हालांकि आई डोंट लाइक देम मच, बट टच वाले हैं। अगर आपको वो फीचर्स में ज़्यादा बेटर लगता हो तो है। नॉर्मल ही, मैनुअल ही, ऑटोमेटिक नहीं है। बट ओवरऑल दिस इज़ डिसेंटली लोडेड। और सबसे अच्छी बात ये है कि फ्रंट में जब आप देखते हो इस गाड़ी को तो आपको पता नहीं चलता है कि लोअर वेरिएंट है, बिकॉज लाइटिंग सेटअप वगैरह जो है वो टॉप एंड वेरिएंट जैसा ही दिखता है। कुछ भी एकदम आउटराइट बेस वेरिएंट वाली फीलिंग नहीं है इस गाड़ी में। इनफैक्ट सन वाइजर जो है वो भी एक्सटेंडेबल वाला है, और यहाँ पे जो है कीलेस सिस्टम बाहर आपको देखने को मिलता है और ऑल डिस्क मिलते हैं।
और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ और वो है सेफ्टी। टाटा ने डंका बजाया है सेफ्टी का पिछले 5, 7, 10 सालों से, और ये क्रेडिट उनको जाता है हर बार कि उन्होंने जो है सेफ्टी को इंडिया में प्रमोट भी किया है और अपने प्रोडक्ट्स को भी सेफ बनाया है। हाँ, मैं ग्लोबल इनकैप और कुछ एजेंसीज़ वगैरह जो है उनको क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ कि जिस तरीके का नैरेटिव उन्होंने सेट करवा दिया है, ओवरऑल टाटा भी उसमें इन्वॉल्व ही है, ओवरऑल जो नैरेटिव सेट हुआ है वो उतना बढ़िया नहीं है, बट एटलीस्ट ओवरऑल सेफ्टी बड़ी है, जो कि अच्छी चीज़ है। सियरा के साथ में भी सेफ्टी इज़ ए बिग प्लस, उनकी ओवरऑल क्रैश वर्दीनेस वगैरह जो है वो भी बढ़िया रही है और बाकी चीज़ें जो है वो भी बढ़िया रही है। हालांकि एक प्रॉब्लम है लोअर वेरिएंट्स के साथ में, जो कि मैं थोड़ी सी हाईलाइट करना चाहूँगा बाद में। नेगेटिव्स जो है यानी कि कॉन्स जो है, उसमें सबसे पहली चीज़ मैं प्लास्टिक क्वालिटी और ओवरऑल इंटीरियर क्वालिटी की रखूँगा। जब सियरा टॉप एंड हमने देखा था तो हमने प्रेज़ किया था कि देखो काफ़ी बढ़िया चीज़ें लगने लगी, लेकिन अब लोअर वेरिएंट्स में देख रहा हूँ और इवन कुछ टॉप वेरिएंट भी डीलरशिप वगैरह पे खड़े देखे हैं मैंने, उनमें अब फील हो रहा है कि नहीं, इंप्रूवमेंट उतना बड़ा नहीं था जितना मुझे लग गया कि सियरा ने आउटराइट बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सुधार दी है। इनफैक्ट अगर ये वेरिएंट को भी अगर आप देखो तो यहाँ से देखो इनकन्सिस्टेंट है और आपको दूर से दिखता है कि यहाँ पे गैप है। ओनर जो है उसको ये वाला पोर्शन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज ये मूव होता रहता है और वो बोलते हैं क्योंकि दरवाज़ा दूर है तो कभी कभार जब हम खींचते हैं तो यहीं से खींचता है। इनफैक्ट ये वाली जो प्रॉब्लम है, जिसको कई बार कई लोगों ने बोला है कि नहीं ये बटन है इस वजह से ऐसा है, इट इज़ बटन, ऑब्वियसली हमें पता चल गया था, यहीं से हम ORVM सेट कर रहे थे डे 1 पे भी, बट ये काफ़ी फ्लिम्जी है इवन टू यूज़ और कई बार घुटने से टकरा के ऑपरेट हो जाता है। सो लॉट ऑफ स्मॉल निगल्स। इनफैक्ट ये दरवाजे में ये वाला पार्ट जो है ये भी काफ़ी ऑड और लो क्वालिटी का लगता है। एंड देन कई फीचर्स जो है वो गाड़ी में नहीं आते हैं, उसके बावजूद अंदर जो है एरिया काफ़ी रुकता है, सेंटर टनल जो है वहाँ पे। सो लॉट ऑफ दीज थिंग्स जो कि अदरवाइज टॉप एंड में ठीक लग रही थी, सडनली लोअर वेरिएंट में वहाँ पे क्वालिटी इश्यूज नज़र आते हैं और यहाँ पे क्वालिटी जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। और उसके बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये कि ये इंजन बहुत ही स्लो है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो है। मैं कैसे समझाऊँ आपको, मैं करके बताता हूँ आपको। 0 to 100 में यहाँ पे लगाया हुआ है, सारे 1.5 एन इंजन स्लो है, बट ये कुछ ज़्यादा ही वेट वगैरह जो पावर टू वेट रेशियोज़ की वजह से हमने इसको नापा है। ये 1440 है, ऑलमोस्ट 40% फ्यूल के साथ में जो वेट है इसका वो 1440 है। एक बार ये ऑल्टो क्रॉस कर जाए उसके बाद में आई विल डू इट। और थोड़ी सी हल्की सी डिक्लाइन, बहुत ही कम डिक्लाइन पे भी मैंने रखा है इसको, बट लेट्स सी क्या होता है। एक तो उसको ओवरऑल ड्राइव ट्रेन एफिशिएंसी जो उसका लॉस भी काफ़ी ज़्यादा है। लेट्स सी ठीक है, ड्राइव ट्रेन एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा चीज़ें लूज हो जाती है और उसके बाद में जो है फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह भी उतना नहीं आता है और जो ओवरऑल ट्रांसलेशन है स्पीड का भी, यहाँ 100 हो गई बट यहाँ 100 हुई 17 सेकंड में 0 to 100 गई है। एंड दिस माइट नॉट बी बेस्ट लॉन्च। हालांकि देखो हम ऑलमोस्ट 1% के डाउन स्लो पे भी हैं, जो कि अगर मैं वापस जाऊँगा तो और फिर गाड़ी स्लो हो जाएगी बिकॉज उसमें आप स्लो आ जाएगी, बट फिर भी इट जस्ट फील सो स्लो। आवाज़ वगैरह भी करता है, मज़ा नहीं आता है, ओवरऑल लिथार्जिक ये फील होता है इंजन। लिथार्जिक वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया बिकॉज एक बार मैंने इसका हिंदी शब्द यूज़ कर दिया था और हिंदी शब्द में ना कई बार ऑटोमोबाइल कंपनीज को प्रॉब्लम हो जाती है भाई साहब। MG को हो गई एक बार फोक्सवैगन को हो गई, एक बार टाटा को हो गई कि हिंदी में आपने जो शब्द बोले हों जहाँ आपको बैन कर देंगे, आपने हमारे इंजन को थकेला कैसे बोला, आपने हमारे को भद्दा कैसे बोला, ऐसे अजीब अजीब हो जाती है प्रॉब्लम। बट एनीवे वो अपने जगह पे बात है, बट दिस जस्ट फील स्लो और डेफिनेटली मज़ा नहीं आता इसको चलाने में। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम, ये इंजन चलो ठीक है स्लो है वगैरह वगैरह, बट ये गाड़ी ओवरऑल काफ़ी डायनेमिक फील होती थी जो सियरा हैंडल वगैरह करने में। मतलब टाटा की गाड़ियों के साथ में ये अच्छी चीज़ लगती है कि उनकी हैंडलिंग वगैरह ठीक ठाक है, ओवरऑल सस्पेंशन वगैरह बढ़िया है। इस गाड़ी के साथ में सस्पेंशन कुछ जगह पे ऐसे जारिंग से इफेक्ट देते हैं, मतलब वो जब जाते हैं तो ऐसा लगता है पीछे कोई 5-6 लोग बैठ गए और आगे से हल्की हो गई गाड़ी, तब ऐसे जो इफेक्ट देता है ना वो आता है, जबकि कोई बैठा भी नहीं होता है तो भी आते हैं वो, और जब बैठे होते हैं तब भी आते हैं। और उसके साथ में ओवरऑल जो फील है हैंडलिंग वगैरह की वो उतनी ज़बरदस्त नहीं है, मतलब जिस तरीके से हैंडल होती है अराउंड द कॉर्नर्स वगैरह। आई डोंट नो इफ इट द सस्पेंशन जो कि अलग हैं ऑब्वियसली, जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग वाले सस्पेंशन नहीं आते इस वाले वेरिएंट में, या ये जो इंजन है ये लाइट है तो इसके हिसाब से उनको ट्यून सही नहीं किया गया है। इट जस्ट डजंट फील दैट ग्रेट। ओवरऑल बॉडी रोल वगैरह के साथ में वो फील उतनी ज़बरदस्त नहीं है। और लास्ट चीज़ है जो नेगेटिव में काउंट करूँगा वो है रिलायबिलिटी। 1.5 NA इंजन जो है उसको सबसे ज़्यादा एसोसिएट ही रिलायबिलिटी के साथ में किया जाता है, सस्ती मेंटेनेंस के साथ में किया जाता है। टाटा सियरा इनिशियली कई ब्रेकडाउन की न्यूज़ आने लगी तो हमें लगा कि चलो ठीक है कोई टर्बो इंजन होगा, उसके बारे में आने लगी, डीजल होगा, कुछ और DPF वगैरह कुछ भी इशू रहा होगा। एंड देन वी रियलाइज इट्स ऑल दी इंजन्स जिसके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है। NA इंजन, टर्बो पेट्रोल, डीजल, सबके साथ में कोई ना कोई बंद चालू इशू हो रहा है। इट हैज़ जस्ट बीन 3 months की गाड़ियाँ लोगों को डिलीवर होने लगी हैं और अभी से ऑलरेडी काफ़ी सारे रिलायबिलिटी इशूज़ हम देखने लगे हैं।
ये एक बड़ा कंसर्न है। इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक रिकमेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि टाटा के साथ में हिस्ट्री रही है रिलायबिलिटी इश्यूज़ की, और वो अभी अपने ब्रांड न्यू प्रोडक्ट के साथ में, जिसमें एक्चुअली एक ब्रांड न्यू पेट्रोल इंजन भी लगा है, वहाँ पे भी अगर ये सॉल्व नहीं कर पाएँ तो फिर इट मेक्स नो सेंस। ओके, सो प्रोज एंड कॉन्स अपनी जगह। ये इंजन जो है इसको ड्राइव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और वहीं पे मैं आता हूँ। अब वहीं उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि क्या कैसी लग रही है और क्यों हाई होप्स वगैरह भी है। देखो, जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है 13 लाख रुपए एक शोरूम, यहाँ पे जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। अगर आपको पावर वगैरह चाहिए तो आप देखो, ये जारिंग से इफेक्ट सस्पेंशन में है ना, इसकी मैं बात कर रहा था, अजीब सा जो ये गड्ढे पे निकलने में आते हैं। एनीवे, तो इस प्राइस पॉइंट पे आप जो है अगर पावर चाहिए तो आप टर्बो पेट्रोल वगैरह ले सकते हो, डीजल भी ले सकते हो इससे छोटी सेगमेंट की गाड़ियों में। और अगर आपको यहाँ पे इकोनॉमी और ओवरऑल उस एंगल से देख रहे हो तो आप CNG भी आपको इस वेरिएंट मिल जाएगा। अगर आप सिटी में चलाने के हिसाब से ऑटोमेटिक देख रहे हो तो थोड़े से और पैसे डालने पर आपको इसी प्राइस ब्रैकेट में ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा किसी न किसी सब 4 मीटर प्लस इस सेगमेंट की गाड़ी में। बट अगर आपको चाहिए कि मेरे को टर्बो भी चाहिए, मुझे ऑटोमेटिक वगैरह वो सब चीज़ें, तो यहाँ पे कोई ऑफर नहीं करता है। जो सियरा में इस इंजन में ऑफर होता है बेस्ट चीज़ वो ये कि ओवरऑल स्पेस वगैरह जो है वो वहाँ पे ऑफर होता है, और थोड़ा सा बड़ी गाड़ी है। बट क्या ये इंजन इन सब चीज़ों को कैरी कर पाता है इस प्राइस पॉइंट में? भले ही ऐसा स्पेस कोई ना दे, लेकिन ये इंजन के पावर के हिसाब से लगता है कि इतनी पावर भी कम कोई नहीं देता है। एक बार ये पावर फिगर्स देखो, सारी की सारी जो वेरिएंट्स है उसकी पावर फिगर्स आप यहाँ पे देखो, सारी की सारी गाड़ियाँ जो यहाँ पे अवेलेबल है उसके एलिवेट सबसे ज़्यादा पावर देती है आपको, ऑलमोस्ट 119 bhp के आसपास, जबकि सबसे कम पावर जो है वो आपको मारुति के इंजन के साथ में मिलती है। लेकिन आपको ये ऑलमोस्ट वहीं पे है, मतलब कम पावरफुल नहीं है। बट ये जो पावर फिगर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें क्रेटा सेल्टोस जो है वो ठीक ठाक पावर पे है। ये सब कुछ एक्चुअल सच्चाई नहीं दिखाती है। जब आप वेट ऐड करते हो इसमें तो मामला गड़बड़ हो जाता है। सियरा हमने नाप के देखी है 1440 kgs की है, ऑलमोस्ट 40% फ्यूल के साथ में, और वहाँ पे पूरे डायनामिक चेंज हो जाते हैं। पावर टू वेट रेशियो सबसे कमज़ोर इस गाड़ी का हो जाता है। टाटा ने बोला है कि एटकिंसन साइकिल इंजन के साथ में आता है, लो एंड टॉर्क अच्छा है, जो कि एक्चुअली दिखता भी है, लो एंड टॉर्क ऑन पेपर बहुत बढ़िया है। क्या ये सब चीज़ें चलाते टाइम पे ट्रांसलेट होती है? अगर आपको शॉर्ट में आंसर सुनना है, नहीं होती है। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ मेरे को जो है ऑब्जर्व हुए हैं इस इंजन को चलाते चलाते, बताता हूँ। और समहाउ कैसे हर चीज़ अनरिलायबल हो सकती है। इस गाड़ी में चलाते वक्त सारी वार्निंग लाइट्स ऑन हो गई। एंड जब मैं बोल रहा था इनिशियली आपको कि भले ही सेफ्टी है, लेकिन कुछ इश्यूज़ मुझे लगते हैं, और वो ये कि टाटा जो है सेम सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करता है जो टॉप एंड में यूज़ करते हैं लोवर में। कुछ हमने देखे हैं पार्ट्स इधर उधर जो है अलग है। चलो एक बार की वो ना भी और उसमें भी कंसर्न नहीं होगा, कंपनी एज ए पॉलिसी बना के सब चीज़ों को सेम तो लेती होगी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। द प्रॉब्लम इज़ ये बार बार ये वार्निंग लाइट्स ऑन होना, ESP इश्यूज़ होना, ABS इश्यूज़ होना, ये क्यों होते हैं? मेरे को मेरी पंच के साथ में ये पता है कि पहले मैं सोचता था ये वार्निंग लाइट आती है, ये एक्चुअल में ख़राब नहीं होता है। मैंने एक बार उसको हाई स्पीड में थोड़ा सा टर्न किया और उसका ESC सब ख़राब हो गया, गाड़ी ऑलमोस्ट 2 व्हील्स पे आ गई साइड वालों पे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे नहीं, वो ख़राब है एक्चुअल में, वो सिर्फ वार्निंग लाइट नहीं आ रही है। हाँ, वो सॉल्व हो गई उसके बाद में एक टाइम बाद में, अभी तक आज तक मेरे को रिपीट में देखने को नहीं मिली। बट ये आते ही क्यों हैं इश्यूज़? दैट इज़ माई क्वेश्चन, बिकॉज नहीं आनी चाहिए चीज़ें। एनीवे, फिलहाल जो है मैं आपको वापस हाईवे पे लेके चलता हूँ, थोड़ी सी फास्ट स्पीड वहाँ पे करके मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ ओवरऑल। देखो, सबसे पहले सिटी वाली बात है तो स्लो स्पीड से शुरू करते हैं। स्लो स्पीड पे दिस इंजन हैज़ गॉट वेरी लिटिल पावर। मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है? एक तो इतनी नई गाड़ी 3000 किलोमीटर पे ब्रेक में चूं की आवाज़ आ रही है। एनीवे, जब हल्का हल्का अप स्लोप होता है तो ये गाड़ी ना हिल होल्ड वगैरह इसमें ऑन हो जाते हैं। और अगर आप, मैं करके दिखाता हूँ एक्चुअली ये प्रैक्टिकली होता क्या है। इस गाड़ी में ना, मान लो आपने स्टॉल कर दी, जो कि ये बहुत ज़्यादा स्टॉल होती है, ये इंजन में इतनी पावर नहीं है, स्टॉल बहुत होती है। उसके ऊपर से इन्होंने इस तरीके से कैलिब्रेट उसको किया है कि कुछ जगहों पे ये गाड़ी बंद होती है, और उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको क्या इशू है। बहुत ही कम अप स्लोप है, मैं एक बार, मुझे लगता भी नहीं यहाँ पे हिल होल्ड कंट्रोल एक्टिवेट होगा, बट ये यहाँ पे जो है ना हल्का सा इस पर एक्टिवेट हो जाएगा शायद। ठीक है, मैं इस पर खड़ा करता हूँ और यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको रोका, मे बी आई डोंट नो एक्टिवेट होगा या नहीं होगा। मैंने न्यूट्रल करी, गाड़ी बंद हो गई, जो ऑटोमेटिक स्टार्ट वाला सिस्टम होता है उसकी वजह से। मैंने क्लच प्रेस किया, हर बार इतनी जल्दी चालू हो, पहली बात तो ये ज़रूरी नहीं। मैंने गाड़ी फर्स्ट गियर में डाली, और जब मैं ब्रेक छोड़ने जाता हूँ, अभी तो हिल होल्ड एक्टिवेट नहीं हुआ, तो ये देखो स्टॉल हो गई। ठीक है, अब स्टॉल हुई तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक अपने आप लग गया है। यहाँ पे मैंने सीट बेल्ट पहना हुआ है, वापस न्यूट्रल में गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। अब आएगी प्रॉब्लम। अब जब मान लो मैं एक्सेलरेट करने की सोच रहा हूँ, और इस पॉइंट पे ना मुझे हल्का सा एक्सेलेरेटर पेडल टैप करना पड़ेगा ताकि क्लच, जो ब्रेक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, वो रिलीज हो जाए।
दैट इज़ ऑल फाइन। होता क्या है, सारी गाड़ियों में एक सिस्टम आता है कि आप जब क्लच छोड़ रहे हो, मोस्टली मॉडर्न कार्स में जब आप क्लच छोड़ते हो तो हल्का सा एक्सेलेटर पेडल जो है अपने आप ऊपर कर देता है ECU, ताकि आप गाड़ी स्टॉल ना करो। ये एंटी स्टॉल सिस्टम से आता है। टाटा ने भी ये फीचर्स में दिया हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट प्रॉब्लम क्या है, जब आप ये इस प्रोसेस में एक्सेलेटर पेडल खुद से दबा देते हो, उसके बाद में वो फीचर काम करना बंद हो जाता है। मतलब अब आपको ही एक्सेलेटर पेडल दबाना है, और आप जब दबाते हो और उसके बाद में जो है आप गाड़ी, ये देखो स्टॉल हो गई वापस, क्योंकि आप वो क्लच धीरे धीरे छोड़ रहे हो, बट आपको लगता है आप तो गाड़ी चलने लग गई है आगे, तो मैं और ज़्यादा छोड़ता हूँ, लेकिन गाड़ी अभी नहीं, आपको काफ़ी देर तक होल्ड करना पड़ता है उस क्लच पे, और ये फिर से स्टॉल हो जाता है। एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो आपको जो है यू हैव टू राइड द क्लच। अगर आप हल्की फुल्की इंक्लाइन पे ही हो तो थोड़ा सा क्लच के साथ में एक्सेलेटर को राइड करना पड़ता है। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, और इस तरीके से वो नहीं होना चाहिए था। एनीवे दैट इज़ फाइन। अब हम जो आगे बढ़ते हैं तो एक्चुअली इंजन ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं है जब तक आप लो RPM पे हो, और ठीक ठाक चल भी रहा है। जब आप पीक गर्मी में हो, 40 डिग्री आज टेम्परेचर था, और हम 3 लोग गाड़ी में बैठे थे, और AC जो है ढंग से कूलिंग नहीं कर पाता जब आप गाड़ी काफ़ी देर खड़ी रह के चलिए, तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। मैं एट द सेम टाइम काइलैक चला रहा हूँ, उसमें भी सेम प्रॉब्लम है, तो मेरा फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया उससे रिलेटेड कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एनीवे, अब हाई स्पीड पे जाने लगते हैं। तो मैं हाई स्पीड पे जाता हूँ, यू स्टार्ट हियर नॉइज़, यू हियर दिस नॉइज़ काफ़ी आने लगती है अंदर में, और ना AC जब चलता है तो हल्की सी एक रंबल, एक बेसी वाइब्रेशन आती है बहुत कम, जो कि बहुत लो लेवल की, जो कि थ्रू आउट रहती है, और वो अजीब सा फील करवाती है ओवर द टाइम। मेरी पंच में भी ये इशू था सेम, बट वो इलेक्ट्रिक थी तो ज़्यादा फील होता था और समझ में भी आता था बैटरी कूलिंग वगैरह, बट यहाँ पे तो वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी आती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चला रहा हूँ और आप नोटिस करो, ये जो कि सजेस्ट कर रहा है कि मेरे को गियर अप करना है, डाउन करना है, अब यहाँ पे मेरे को अप करने को बोल रहा है, ये ना मैं 6th गियर में भी गाड़ी को डाल दूंगा, जो कि अभी तो चलो 60 की स्पीड है, तो बोल रहा है कि डाउन शिफ्ट करो भैया, आप सही गियर में नहीं हो। इवन इफ आई एम ऑन 100, ये गाड़ी को बोलता है 6th गियर में मत चलाओ। आई डोंट नो वाई, देखो मैं करके बताता हूँ आपको, ठीक है। 78, एक तो पता नहीं 100 पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी गाड़ी, अभी बहुत स्लो जाती है, तो वो बाइक के पास में मैं ना आ जाऊँ। चलो ठीक है, वो बाइक उधर ही है तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट आई विल शो यू हियर, ठीक है। 100 आ गई है, मैं 6th गियर में जाता हूँ, देखो मेरे को बोल रहा है निक जाओ। अब जब एक्सीलरेटर पेडल हार्ड दबाते हो तो दिखाता है, मैं तो पेडल दबा ही नहीं रहा, मैंने लिटरली छोड़ दिया है, या नॉर्मली भी दबाऊंगा तो भी ये बोलेगा डाउन शिफ्ट करो। 100 and 110 पे भी मैं गया हूँ तो भी बोलता है डाउन शिफ्ट करो। तो 6th गियर लगाना कब है इस गाड़ी में, जब ये डाउन शिफ्ट रिकमेंड करता रहता है। एनीवे, ये सब बातें अपनी जगह। जो उसके बाद में चीज़ है फ्यूल एफिशिएंसी। देखो एटकिंसन साइकिल वाले इंजन क्यों यूज़ किए जाते हैं उसकी बात करते हैं हम। सिंपल सा लॉजिक है कि आपकी गाड़ी जो है, एटकिंसन साइकिल में क्या होता है, जब वापस प्रेशर जिस मतलब बन रहा हो, वहाँ पे कंप्रेशन जब हो रहा हो, तो वो जो इनटेक वाला टाइम है उस टाइम पे हल्का सा वॉल खुला रहता है, इनटेक वॉल, तो कुछ मिश्रण वापस अंदर चला जाता है, और उसके बाद में जब वापस एक्सपैंड होता है तो पूरा एक्सपैंड होता है, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा टॉर्क कम बनता है, थोड़ा सा पावर कम बनती है। लेकिन गाड़ी जो है फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा देती है। क्या ये फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा देती है? एक्चुअली नहीं, उतना ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट नहीं है ये इंजन। टाटा ने एक बहुत ही चीकी सी चीज़ करी, पता नहीं क्यों करी। उन्होंने आज तक इसका ARAI सर्टिफिकेशन अभी तक तो शायद नहीं आया 1.5 NA का। उसका टर्बो का जब आया, किसी ने RTI लगाई तो रियलाइज़ हुआ उसके तो माइलेज बहुत कम है, 13 पॉइंट समथिंग आ रही है, जबकि वो अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा अलग माइलेज शो कर रहे थे। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स उन्होंने अपनी मीडिया ड्राइव में बुलाए थे, जिन्होंने ये क्लेम कर दिया कि 19-20 की माइलेज दे रही है, जबकि हम लोगों को कहा गया कि आप अपने ओपिनियंस शेयर नहीं कर सकते। तो काफ़ी ज़्यादा मिसमैच भी उनकी राइड पे होता है। जब उसके बारे में आवाज़ उठाएगी तो टाटा वाज लाइक कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी अनफेयर नहीं है। फिर उनको लगा कि चलो ठीक है कुछ हुआ, तो सफारी में उन्होंने वो एम्बार्गो वाला सिचुएशन चेंज कर दी, फिर उन्होंने पंच में वापस चेंज कर दी। तो वो अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा नैरेटिव कंट्रोल वाला काम भी करते हैं। ये एक सेपरेट टॉपिक है, बट बात यहाँ पे ये फ्यूल एफिशिएंसी उतना ज़्यादा नहीं दे पा रहा है। What I am happy to report is ये उतनी बुरी फ्यूल एफिशिएंसी भी नहीं देता है। मैंने ट्रिप भी रीसेट करी थी और ओवरऑल मैंने गाड़ी खड़ी भी रखी, थोड़ा चलाया भी। सिटी में ज़्यादा नहीं चलाया, अंडर हैवी लोड ज़्यादा नहीं चलाया, एक बंदा 2 बंदे विथ AC मैंने चलाया है, और 10 की माइलेज अभी भी दिखा रहा है। कोई भी और NA पेट्रोल इंजन यहाँ पे होता तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 14 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 11 के आसपास दिखा रहा होगा, 11 साढ़े 11 दिखा देता मैक्सिमम। अगर मैं कोई और इंजन लूँ जो कि ज़्यादा पीता है, जो कि एक्चुअली सेगमेंट में उतना ज़्यादा है नहीं, एस्टर थोड़ा सा ज़्यादा पीता है, तो वो शायद यहाँ पे 9 दिखा देता। बट फ्यूल एफिशिएंसी इज़ ओके, मतलब जो नॉर्मल गाड़ियों में मिलेगी वही आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मुझे लगता है फ्यूल एफिशिएंसी वाला एक कंसर्न इधर नहीं है, इट्स जस्ट द पावर। और ओवरऑल NVH हल्ला करने लग जाता है एक पॉइंट के बाद में। ये गियर कैसे रिकमेंड कर रहा है, आई हैव नो आइडिया। काफ़ी ज़्यादा स्लो है, 17-18 सेकंड में जो ये 0 to 100 करता है, वो भी अपने आप में एक जो है क्वेश्चनेबल चीज़ है कि इतना स्लो किसी इंजन को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कितना सेफ वो अपने आप में है। एंड अबाउट एवरीथिंग, आप ये इंजन क्यों खरीदोगे?
मतलब ओवरऑल रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेंस और उस पीस ऑफ माइंड के हिसाब से जब भी मैं चलाऊँ, काफ़ी लंबे टाइम बाद चलाऊँ, चलना चाहिए, कोई इश्यूज़ नहीं आने चाहिए, वो ये गाड़ी प्रूव ही नहीं कर पाती अपने रिलायबिलिटी वगैरह के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि इसको लेने का उतना ज़्यादा सेंस है। ठीक है, आपको सियरा चाहिए, वो लुक चाहिए, वो बॉडी चाहिए, वो सेफ्टी चाहिए, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इंजन वगैरह से, मे बी यू कैन बाय दिस। एक और चीज़ मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ एक्चुअली, जिसके लिए मुझे लो, हाँ मतलब वो तो किसी स्पीड पे भी कर सकता हूँ, मैं आपको सेकंड गियर में करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं जब देयर आर वेव्स इन पावर, और सडनली 6000 आरपीएम से जस्ट पहले एकदम से सर्ज पावर का आता है और फिर 6000 आरपीएम पे रेड लाइन आ जाता है। ये एक वियर्ड कैरेक्टर है इस गाड़ी का, इसमें ना वेव्स में पावर आती है कुछ आरपीएम्स में। इट जस्ट फील्स के ECU सही तरीके से हर जगह पे पावर और मतलब जो बेसिकली फ्यूल मिक्सचर जो है, जो बर्निंग हो रही है, जो कंबशन हो रहा है, वो एकदम स्मूथली नहीं कर पा रहा है। देयर इज दिस वेव्स हल्की हल्की, बहुत ही माइन्यूट है, कम फील होती है। अगर ये स्टॉक टायर्स और सस्पेंशन सेट, मतलब सस्पेंशन स्टॉक, ये स्टॉक टायर्स और अलॉयज पे होती, स्टील रिम पे होती, तो मैं इसको नेगेटिव में काउंट करता। बट हियर आई एम नॉट जजिंग दिस एंड आई एम ऑल्सो नॉट जजिंग द नॉइज़ जो कि टायर से आ रही है, हल्की फुल्की सस्पेंशन के थ्रू आ रही है, उसको भी मैं जज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो अलग हो। बाकी सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो सेम ही रहेगी, भले ही ये सेटअप चेंज हुआ होता। जो हल्की सी वाइब्रेशन जो मैं बोल रहा हूँ हाई स्पीड पे आ रही है, वो थोड़ी तो AC से ही आ रही है, क्योंकि जब भी मैं AC को बंद कर रहा हूँ वो और कम हो जा रही है, बहुत ही कम हो जा रही है वो साउंड और वाइब्रेशन जो हल्की सी मुझे फील हो पा रही है। इन शॉर्ट, आई एम डिसअपॉइंटेड। देखो, टाटा ना अपनी मार्केटिंग से हमेशा ऐसी हाइप क्रिएट करता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस सेट करते हैं, और आम तौर पे मार्केटिंग हमेशा टॉप एंड वेरिएंट्स के हिसाब से होती है। बट टाटा ने इस बार नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के हिसाब से भी काफ़ी पुश किया था। एटकिंसन साइकिल है, ये है, वो है, लो एंड टॉक नेचर है, सारी जो हाइप थी वो आपकी तब तक बढ़िया लगती है जब तक आपने प्रोडक्ट खरीद नहीं लिया है, या मेरे हिसाब से अगर देखो तो टेस्ट नहीं कर लिया है। एंड आई एम डिसअपॉइंटेड अगेन, और मैं और ज़्यादा बुरा मुझे इसलिए लग रहा है बिकॉज ये हर बार होता है। मैं 10 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, और मैं ये ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ, टाटा हमेशा हाइप क्रिएट करता है एंड देन दे फॉल शॉर्ट अ लॉट उन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और वहाँ पे मुझे जो है ज़्यादा बुरा लगता है। एंड यहीं पे मेरे ख्याल से वो है, दिस इंजन इज़ फॉर नो वन। अगर आप सिटी में चला रहे हो तो आप डिसअपॉइंटेड रहोगे, हाईवे में चला रहे हो तो ओवरटेकिंग में प्रॉब्लम रहेगी। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम विद अदर इंजन्स एज वेल। मतलब टाटा के अलावा अगर आप देखो तो मारुति का जो इंजन है या किया हुंडई में जो इंजन आता है उसमें भी समवेयर कैरेक्टर वही है, बट एटलीस्ट वहाँ पे स्मूथनेस आपको मिल जाती है, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया मेंटेनेंस और ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है उन इंजन्स का। और वहाँ पे एक बार जब इंजन रेव होने लगते हैं, मतलब आप जब हाई एंड पे रेव करते हो तो उनमें पावर और वो फील जो है, कनेक्शन दोनों आते हैं, और आपको जो है उतना बुरा लगना बंद हो जाता है। एट द सेम टाइम ओवरऑल वो गाड़ियाँ थोड़ी हल्की है, फिर भी स्पेस जो है ठीक ठाक है, तो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे गाड़ी भारी है, स्पेस ज़्यादा है, लोग ज़्यादा बैठेंगे, और उसके बाद में ये इंजन और ज़्यादा डल फील होगा। एनीवे, अभी बहुत ज़्यादा मुझे इसके बारे में बात नहीं करना है, वरना फिर से आप लेबल कर दोगे एंटी टाटा। एंड आई एम ऑनेस्टली डिसअपॉइंटेड बिकॉज मल्टीपल अदर इश्यूज़ है गाड़ी में। ये सब करने के बाद भी रिलायबिलिटी नहीं मिल रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। टाटा देन ट्राइज टू कंट्रोल थिंग्स अ लॉट। एक डिवाइड, मैं एक दिन दुनिया के बीच में एक लाइन खींचूंगा जहाँ पे जो है जर्मनी से उधर के सारे देश जहाँ पे ऑटोमोबाइल कार्स वगैरह बनती है, वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को नैरेटिव सेट करना होता है, नैरेटिव को कंट्रोल नहीं करना होता है। मतलब वो चीज़ें सेट करते हैं कि हाँ भैया ये देखो ऐसी है हमारी गाड़ी, ये है, और फिर लोग चलाते हैं और फील करते हैं हाँ वैसी है। उससे इधर जो है सारे के ईस्ट में जो है चाइना, इंडिया, यहाँ पे जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी क्या आदत है कि हम नैरेटिव कंट्रोल कर देते हैं कि अरे मीडिया को ऐसा बताओ कि नहीं गाड़ी बहुत बढ़िया है, ऐसे आप तो नेगेटिव जाने ही मत दो मार्केट में बाहर। चाइनीज़ कंपनीज़ की भी यही आदत है, और समहाउ यही आदत जो है यहाँ पे डेवलप हो रही है। आई जस्ट हेट दिस थिंग। बट फिलहाल यही है वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। गाड़ी जो है वो भी अगर आपके काम की है तो ले लीजिए। मैं उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप टर्बो पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, एटलीस्ट पावर का इशू वहाँ पे फील नहीं होगा। जो रेगुलर इशूज़ आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, आई होप टाटा उनको सॉर्ट कर पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।